नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है, रात्रि का समय है, खूब मन लगाकर आप सब पढ़िए, ठीक ना। खाना वाना एकदम टाइम से खा लिया करिए और पढ़ने का टाइम जो है, बड़ा ही ठंड में रजाई में तो नींद बहुत आती है, लेकिन पढ़ना चाहे तो आप अच्छे तरीके से और ठंड में और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चूँकि इस समय कहीं घूमना उमना फिरना उना बहुत कम होगा रात्रि के समय में, तो ऐसी स्थिति में आप सब एकदम आशा उम्मीद है कि क्लास के साथ जुड़े होंगे सभी लोग शानदार तरीके से और पढ़ाई अपनी जारी रखे होंगे, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से सभी लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक। तो इसी तरह श्रृंखला के साथ आप सब जुड़े रहिए और आइए आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें आज बताऊंगा। आज पॉलिटी की आपको जो है राजभाषा आयोग, ठीक ना, राजभाषा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ बातों को देखते हैं। यानी राजभाषा आयोग अधिनियम, कब राजभाषा अधिनियम घोषित लागू किया गया, कब राजभाषा से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां आई, इन सब के विषय में हम सब एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में देंगे। वैसे भारतीय संविधान में आपको राजभाषा का विशेष उपबंध है, ठीक। तो आइए हम सब इन सब चीज़ों के जानने से पहले आपको जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित हैं। जैसे आप देखोगे कि हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ये आपको जो है कि कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं जिसको नितिन सर ने कवर नहीं किया है। लगभग आपको 40-45 हिंदी व्याकरण की टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों को एक एक करके शानदार तरीके से सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आप जरूर से पढ़िए। यदि आपको परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़ सकते हैं। यूपी टेट ये आपको संस्था हमारी 999 रुपये में उपलब्ध कराती है। ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे विद्यार्थी जो कि आपको बीएड कर लिए हों, बीटीसी कर लिए हों, तो इन सभी लोगों के लिए आपको जो है कि टेट होना बहुत आवश्यक है। तो टेट आप पास करने के लिए, यूपी टेट को पास करने के लिए संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और ये कोर्स 999 रुपये में आपको उपलब्ध है। सुपर टेट ये आपको 1999 रुपये में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। सुपर टेट पास करने के बाद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण भर्ती आती है प्राथमिक और माध्यमिक से, ठीक ना, उच्च से, प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित आपको जो है जो वैकेंसी आती है, तो आप उस वैकेंसी से जुड़ने के लिए आपको जो है कि ये कोर्स संचालित है। इसमें कुल 14 विषय के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ की शानदार श्रृंखला, ये आरओ श्रृंखला सिर्फ हिंदी की है, ठीक ना। कुछ बच्चे जीके जीएस की मांग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तो बातें हो रही हैं, जैसा देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको आरओ की हिंदी की श्रृंखला उपलब्ध है। आप हिंदी की क्लास को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है 699 रुपये में एसएससी जीडी की श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है और मॉक टेस्ट 249 रुपये में। मैं वीडियो के हर एक अभ्यर्थी को कहूंगा कि जरूर से एक बार मॉक टेस्ट करिएगा और मॉक टेस्ट में बहुत डिस्क्रिप्टिव बताया हूं, ठीक ना। आप जरूर से उसके साथ जुड़िएगा और देखिएगा, स्वयं का आकलन भी करिएगा कि किस तरीके से आप सबको पढ़ने में अच्छा लगा कि नहीं। आपको तमाम संस्थाएं मॉक टेस्ट देती हैं, लेकिन हमारी संस्था आपको व्याख्यात्मक तरीके से भी हम सबने मिलकर व्याख्या भी करा है। तो आप एक बार जरूर से पढ़िए और देखिए कि क्या स्टैंडर्ड है प्रश्न का, चीजें कहां से पूछी जाती हैं। तो आइए हम सब यहाँ पे आपको जुड़ते हैं। ये देखिए आपको राजभाषा, ठीक ना, राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में आपको किया गया है और अनुच्छेद जो है 243 से 251 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद आपको 243 से 251 में राजभाषा से संबंधित बातों को किया गया है। ये आपको जो है कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखिएगा कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी होगी और लिपि क्या होगी,
देवनागरी होगी, इस बात का जिक्र किया गया है। ये भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में भी आप इसे क्या कहेंगे कि हिंदी को आपको जो है कि पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। देखिए अनुच्छेद 344, इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। ठीक ना, ये राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 344 के तहत, यानी आप ऐसे कह सकते हो आर्टिकल 344 राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। ठीक ना, क्या कर सकता है? राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट, आपको अब कब किया? तो 1955 ईस्वी में पहली बार बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यानी कहिए सीधी सीधी लाइन में कहना हो तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक ना, याद हुआ आप सबको? यानी प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो 1955 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक ना, चलिए देखिए प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। अनुच्छेद 344(4) में आपको राजभाषा आयोग जो होगा वो 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। ठीक ना, इसके तहत राजभाषा आयोग पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, यानी संयुक्त संसदीय समिति जो होती है इसमें 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य बेटा राज्यसभा के होते हैं। कहां के? 10 सदस्य राज्यसभा के, 20 सदस्य आपको लोकसभा के होते हैं। राजभाषा आयोग का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची के तहत संविधान के प्रारंभ में कुल 14 राजभाषा थे। कितने? 14 राजभाषाओं का, यानी 14 भाषाओं का आपको उल्लेख संविधान के प्रारंभ में किया गया। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कुल राजभाषाओं की संख्या आपको 22 है। अब ये किन किन संविधान संशोधनों के तहत इन्हें जोड़ा गया उसे आइए देखते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यानी इस तरह अब राजभाषा की संख्या कितनी हो गई? ये 15वीं राजभाषा आपको बनी, 15वीं राजभाषा बनी। फिर 71वें संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आपको 3 और भाषाओं को जोड़ा गया। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी। ये 3 भाषाएं और जुड़े, यानी 15 और 3 अब कितने हो गए? तो 18 राजभाषा आपको हो गए। नेपाली एकमात्र ऐसी राजभाषा है जो दूसरे देश की है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा कि ये विदेशी भाषा दूसरे देश की, नेपाल देश की भाषा है, लेकिन भारत के संविधान में इसे मान्यता दिया गया है नेपाली को। नेक्स्ट, 92वां संविधान संशोधन 2003, ये याद रखिए, के तहत 4 भाषाओं को शामिल किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये देखो, ये मैथिली कहां की है? तो मैथिली बिहार की है। संथाली कहां की है? तो बिहार और झारखंड की है। ठीक ना, झारखंड की है। ये डोंगरी और बोडो ये दोनों कहां की है? तो जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की ये भाषा आपको बोडो और डोंगरी है। इस तरह आपको जो है कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो कुल 22 हो गई। ठीक ना, कुल 22 राजभाषा आपको हुए, याद रखिए। ठीक है ना, 22 राजभाषा आप सबको हुए। ये बातें आप सब ध्यान देकर पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा।
अब इस तरह कितने हुए, ये 22 हो गए ना, 18 और 4 22। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल आपको राजभाषा की संख्या कितनी है, 22 है। ये अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। राजभाषा आपको जो है पहला आयोग कब गठित हुआ, 1955 में। उसकी अध्यक्षता किसने की, बीजी खेर ने की, ठीक ना। फिर आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितने राजभाषा थे, तो कुल 14 राजभाषा थे। पहला राजभाषा 15वां राजभाषा के रूप में किसे शामिल किया गया, तो सिंधी को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो आपको जो है कि यहाँ पे आपको 1967 ईस्वी में इसे शामिल किया गया, ठीक। तो ऐसे करके आप प्रश्न बनते चले जाएंगे, आप इन्हें शानदार तरीके से अपनी तैयारी में शामिल करते चलिए। वर्तमान में आपको कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अब देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण आपको जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। अनुच्छेद 348 वन के क में यह प्रावधान किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा जो होगी वह अंग्रेजी में होगी। किसमें, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी में होगी, ये बातें। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान उल्लिखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, ये भी आप इंपॉर्टेंट के रूप में आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए आइए हम सब कुछ महत्वपूर्ण चीजों को करते हैं और देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से आप कितना सही कर पाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। अभी तुरंत आप सबने देखा और मैंने बताया भी कि देखिए 50 क में ऑप्शन 50 क बेटा दिया हुआ है। अनुच्छेद 50 क के तहत आप जो है ये प्रत्येक राज्य की यह सुविधा की बात कही गई है कि जो छोटे बच्चे हैं इन्हें प्राथमिक भाषा के रूप में आपको शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1950 में। आपको के एम मुंशी की अध्यक्षता में 1955, बीजी खेर 1965, MC छागला की अध्यक्षता या हुमायूं कबीर तब बताएगा प्रथम राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। प्रश्न याद होते चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से अपनी हिंदी पढ़ाई गई है। आप इसे खूब मन लगा के पढ़िए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये वीडियो की शानदार बुक हमारी संस्था की ओर से, ये एकदम जबरदस्त बुक है, आप इसे परचेज करिए और पढ़िए। ये पेट कॉम्बो बुक है, यानी इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, PS भी है, ठीक ना। किताब प्लस बुक प्लस PS दोनों आपको मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बुक है पेट की एग्जाम प्रत्येक वर्ष होता है और आप सबको पता भी है कि पेट में मार्क्स पाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक ना। बिना प्रैक्टिस के पेट का मार्क्स आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पेट आपको जो है कि बुक शानदार तरीके से 300 रुपए में, ये आरो की हिंदी की बुक है बेटा, ठीक ना। हिंदी की बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं हिंदी की बुक को। इसके अलावा लेखपाल की 4 श्रृंखलाएं, ये 4 किताबें हैं, 4 बुक्स हैं लेखपाल की, 4 बुक्स हैं, ठीक ना। आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, 4 किताबें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था? आपको सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली,
नेपाली कोंकणी मणिपुरी या नेपाली कोंकणी असमिया। तो देखो बेटा, नेपाली और कोंकणी तो बिल्कुल सही है, लेकिन असमिया नहीं है। यहाँ पे आपको कश्मीरी नहीं है, यहाँ पे आपको क्या है, सिंधी नहीं है। तो आप याद कर लीजिए, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यही आपको जो है 3 भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। याद करते चलिए और देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या आपको 22 है, यानी आपको 22 राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ये किस अनुच्छेद के तहत? ठीक, तब 243, 244, 245 या 246। तो आपको जवाब क्या देना है? 245 के तहत आपको जो है राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया? तो ये संस्कृत राजभाषा के रूप में उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया। अब वर्तमान में आपको जो है हिमाचल प्रदेश भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आपको क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है। ये आप याद रखिएगा। दोनों जगहों पे 1989 ईस्वी में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। ये बातें भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। नेक्स्ट, यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हमारी संस्था की ओर से मात्र 999 रुपए में यह श्रृंखला जारी है। आप इसे खूब अच्छे तरीके से पढ़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। देखिए, इसी में एक छोटी सी टॉपिक है, वित्त आयोग। ठीक ना, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। 22 नवंबर 1951 ईस्वी को आपको केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग संस्थान के स्थापना की गई थी। वित्त आयोग जो है भारत का प्रथम न कहिए, यह एक संवैधानिक संस्था माना जाता है। कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। ठीक ना, संवैधानिक संस्था के रूप में आपको इसे कहते हैं। ये बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये के सिंह हैं और इस वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2020 से 2025 के बीच माना जाता है। राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी बात याद रखिए। अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यानी आपको जो है कि कुल लोग 5 लोगों से मिलकर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सामान्य रूप से छोटी सी टॉपिक थी, इसलिए आपको इसी में बताने का प्रयास किया। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। कहां पे? राज्य के वित्तीय निर्धारण के लिए, या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के लिए, या केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारण के लिए, या केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के लिए। ठीक, तब आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? ठीक ना, तब आप बताइएगा कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों का अंश निर्धारण के लिए, यानी राज्य और केंद्र के बीच हिस्से के बंटवारे का निर्णय कौन करता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है।
ठीक, ये बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक की सिफारिश के आधार पर संघ राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश के उपरांत, ठीक ना, कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, ये बातें आप कान पकड़ने की हुई, ठीक ना। तो संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण के निर्धारण का कार्य कौन करता है? राज्य वित्त आयोग के द्वारा आपको किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तब आप बताइएगा, वित्त आयोग जो है इसका निरूपण का कार्य करती है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच आए हुए राजस्व के बंटवारे का भी लेखा जोखा किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, न तो एक न तो दो या एक और दो, दोनों। तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, एक और दो, ये दोनों का काम जो है ये आपको राज्य वित्त आयोग का या केंद्रीय वित्त आयोग का आपको काम माना जाता है। ये आपको जो है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत को भी संस्तुत करता है और राज्य और केंद्र के बीच आपको करों के बंटवारों का भी आपको जो है निर्धारण करता है। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से आपको नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। मात्र 999 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध है, तो आप इस कोर्स से भरपूर लाभ ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय आपको विवादों का निपटारे करने की कौन सी एजेंसी मानी जाती है? तो ये भी आपको वित्त आयोग मानी जाती है। यानी केंद्र और राज्य के बीच किसी तरह के धन के लेकर विवाद उत्पन्न हो गया हो तो उसके निपटारा करने का कार्य आपको वित्त आयोग का है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संकट का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? यही वो भी बात है, वित्त आयोग के द्वारा आपको अलग अलग परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग आपको कार्य कर रहा है। कैवा? 15वां वित्त आयोग आपको काम कर रहा है। राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक ना। किस तरह की है? तो संवैधानिक संस्थान राज्य वित्त आयोग को भी माना जाता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और उसमें कितने होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्यीय होता है। कितना? 5 सदस्यीय होता है, सदस्यीय होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसके आपको जो है कि इसका गठन किसमें? तो अनुच्छेद आपको जो है 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये बातें तो ये संस्था के द्वारा, नितिन सर के द्वारा हैंडरिटन नोट्स हैं और ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने YouTube पे शानदार तरीके से पढ़ाया है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जारी रखे होंगे, ठीक ना। तो चलिए आज की रात्रि यही, अगले मिलते हैं अगले एक शानदार सेशन में। तो आप सब अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गुड नाइट, बाय बाय, सबको शुभ रात्रि। आपका आने वाला कल बहुत बेहतर हो, इसी के साथ हम सब धन्यवाद।